चलिए, कल 14.2 कंप्लीट हो गई थी। अब यस इसके सर। आगे अपने ग्राफ कर लिए। तो एक्सरसाइज करने से पहले अपने इसमें समझेंगे कि किस किस टाइप के ग्राफ आपके हैं। तो अब तक जो अपने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ लिया कि टेबल बना के किस प्रकार से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो है किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो तरीका होता है, यानी ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, पिक्चर के द्वारा किसी भी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है ना? इसमें एक ऊपर लिखा हुआ भी है, देखिए, इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड्स। ये एक इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है कि अगर आप किसी को बोल के समझाते हो तो 1000 शब्द बोलते हो, उसकी जगह एक पिक्चर दिखा दो तो वो उसको ज्यादा बेटर, उसको क्लियर होता है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक टाइप का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, और ये आप शुरू से बनाते आए हो छोटी क्लास से, डाटा हैंडलिंग में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ बनाते। अब यहाँ पर आपके इस क्लास में 3 टाइप के अपने ग्राफ पढ़ेंगे। देखो, ये पढ़ा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें भी आप नोट रखना, क्योंकि क्या एमसीक्यू में ये चीजें भी पूछी जाती है। केवल ग्राफ बनाना तो हो सकता है आपको आ जाए, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन आप चैप्टर रीड नहीं करोगे तो एमसीक्यू में दिक्कत आएगी। पहला है बार ग्राफ, सेकंड वन इज हिस्टोग्राम। अभी मैं तीनों के मीनिंग बताता हूँ। हिस्टोग्राम, ये भी 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ। मतलब हिस्टोग्राम एक तो होता है एक जैसे विड्थ का, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। यहाँ विड्थ का मतलब क्या है? कल आपको बताया था ना, क्लास साइज, उससे मतलब है। एंड सी इज, जो थर्ड वाला है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब अपने वन बाय वन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले आप इन तीनों के नाम नोट कर लो। सर ठीक वो है? उस साइड करना कैमरा। हाँ, ये लो, तीनों के एक बार नाम नोट करो, तो तीनों का मीनिंग समझते हैं और इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। कर लिया नोट डाउन? सर दो। यस सर। तो देखिए, यस सर। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने बार ग्राफ की। ठीक है, ये वो है जो आप शुरू से बनाते आए हो। ठीक है ना? आप जानते हो उसके बारे में। जैसे ये होता है, देखो, ऐसे ही मैं एग्जांपल के रूप में बना के बता रहा हूँ। इसमें इस टाइप से बार बनते हैं, इनको बार बोलते हैं। ठीक है ना? ये इक्वल विड्थ के होते हैं, मतलब इनकी ये जो विड्थ होती है, ये चौड़ाई, ये बराबर होती है सबकी। ठीक है ना? इस टाइप से बनाते आए हो ना। ये वाली कौन सी होती है? वाई एक्सिस। और ये वाली कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। एक्स ठीक है? एक्सिस। तो ये वाले ग्राफ जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बार ग्राफ। अब ये कहाँ बनते हैं? तो मैंने आपको 2 प्रकार की टेबल बताई थी। एक तो बताई थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और एक बताई थी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है, जिसमें सिंगल नंबर होते हैं, क्लास वगैरह नहीं होते, जैसे कल अपनों ने कई क्वेश्चन किए थे ना, वो एक तो वो किया था, पहला क्वेश्चन भी था 14.2 का, जिसमें ब्लड ग्रुप लिखा था ना, ए के इतने, बी के इतने, ए बी के इतने, ओ के इतने। तो वो एक सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल थी। तो उस टाइप की टेबल में ये वाले ग्राफ बनते हैं। ठीक है? ग्राफ बनाने से पहले टेबल तो आपको बनानी ही पड़ेगी, या टेबल क्वेश्चन में दी होगी। पहले टेबल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये वाला बार ग्राफ उस टाइप के टेबल में बनता है जिसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी यहाँ पर सिंगल नंबर हो। ठीक है? तो बार ग्राफ, ये पेज नंबर 247 पर देख लो, बुक में लिखा हुआ है।
In earlier classes you have already studied and constructed bar graph. पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है ये. Here we shall discuss them through a more formal approach. इसमें कुछ इसमें आगे पढ़ेंगे. Recall that a bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis, that is x-axis, depicting the variable. So ये तो देखो बार ग्राफ की डेफिनेशन है, ये आप टिक लगा लो. ये लिखा ना रिकॉल के बाद, a bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with the equal spacing between them on one axis, that is x-axis, depicting the variable. मिल गई सबको ये लिखनी है आपको Yes, डेफिनेशन. sir. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो. बार ग्राफ, हाँ ये उसके बाद लिखनी है डेफिनेशन. आवाज नहीं आ रही अमित. सर वो वापिस से बताना कहाँ से कहाँ तक लिखना है. रिकॉल के बाद है ना, रिकॉल दैट ए बार ग्राफ से लेकर तीसरी लाइन में जहाँ खत्म होती है लाइन वेरिएबल्स तक. हाँ सर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो. बार ग्राफ एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसका पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है ऑफ डाटा, डाटा का इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. बार्स मैंने आपको बताया इनको कहते हैं, ये बार कहलाते हैं. ये इनकी यूनिफॉर्म, आपको पता है एक बॉक्स में एक ही बनाते हैं अपने, तो सारे बॉक्स एक एक सेंटीमीटर के होते हैं ग्राफ के अंदर. तो इनकी विड्थ जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म यानी एक जैसी होती है. इनकी ये वाली चौड़ाई बार्स की. उसके आगे कह रहा है आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग. अच्छा, इनके बीच में भी ये तो इसमें कम ज्यादा लग रहा होगा, ये तो आपको थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, लेकिन अपने क्या करते हैं एक एक बॉक्स ही छोड़ते हैं ना, एक एक बॉक्स ही छोड़ छोड़ के बनाते हैं. इसका मतलब इनके बीच में स्पेस भी क्या होता है, इक्वल होता है. ऑन ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के है ना, उस पर बनाई जाती है. डिपिक्टिंग द वेरिएबल. वेरिएबल इसकी बात कर रहे हैं. यहाँ आपने जो नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो आपने नंबर लिखे 5, 10, 15 इस टाइप से, ये इसकी बात कर, इसको कहते हैं वेरिएबल. वेरिएबल कौन से एक्सिस पे आते हैं, वाई एक्सिस पे. वेरिएबल आर शोन ऑन अदर एक्सिस एंड हाइट्स ऑफ बार डिपेंड ऑन द वैल्यू. अब इनकी जो हाइट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इन वेरिएबल पर जो आपको टेबल में दिया होता है. जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में था कि ब्लड ग्रुप ए वाला 5 है, तो अपने यहाँ 5 तक बनाएंगे. तो ये कहलाते हैं बार ग्राफ. यानी कुल मिला के वो ग्राफ जो बराबर विड्थ के होंगे, इनमें एक छोड़ के एक बनाते हैं अपने. ये आप स्टार्टिंग वाली क्लासों में बनाते आए हो. बस ध्यान ये रखना है कि एक एक छोड़ के बनाना है इसमें. और ये कौन सी टेबल में बनेंगे, किस टाइप की टेबल में बनेंगे ये, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ टेबल तो में. सिंपल वाली टेबल होती है ना. क्योंकि अब हो सकता है आपके टेबल बनी हुई आ जाए और ऊपर लिखा हुआ आ जाए शो इट बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें लिखा हुआ नहीं है क्या बनाना है. तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कौन सी टेबल में कौन सा ग्राफ बनता है. तो बार ग्राफ क्लियर हुआ. यस सर. अब इसमें एग्जांपल Yes, sir. पेज नंबर 247 पे नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है. देखो, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वर प्रिपेयर्ड इन द डाटा सो ऑब्टेन्ड. ये नीचे एक बार ग्राफ भी बना हुआ है. क्लास 9 के 40 बच्चों से उनके बर्थ मंथ के बारे में पूछा गया कि कौन से मंथ में उनका जन्म हुआ है. उस प्रकार से ये एक उन्होंने ग्राफ बनाया जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और वाई एक्सिस पे लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जनवरी में 3 स्टूडेंट्स इस टाइप से. और इस ग्राफ को देख के नीचे 2 क्वेश्चन पूछे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर में कितने, 4. 4 सर. सबको पता चल रहा है ना, 4. इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न. कौन से महीने में अगस्त. अगस्त, क्योंकि August. सबसे ऊपर बिल्डिंग अगस्त की है, बाहर जो है सबसे ऊपर अगस्त का है. तो इस प्रकार से अपने ग्राफ को देख के कोई भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता सकते हैं. टेबल पे भी बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ को ज्यादा बेटर बता सकते हैं. इसमें आप ये बता सकते हो कौन से वो महीने हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बॉन्ड हुआ है. क्या सर.
मतलब कौन से वो महीने हैं जिनमें मार्च अप्रैल और अगस्त नवंबर दिसंबर। यस मार्च सर। अप्रैल और अगस्त सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ अक्टूबर हाँ, नवंबर सर। दिसंबर। अगस्त नहीं आएगा, अगस्त की तो सबसे ज्यादा है ना। तो इस टाइप से कुछ सर क्वेश्चन फरवरी भी तो है, फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ फरवरी भी लग रहा है, सही है। फरवरी अक्टूबर 4 नवंबर है। दिसंबर सेम है, और मार्च अप्रैल में सेम है। तो लीस्ट किस में है बताओ? लिस्ट जून में है, सर। जून जून में। में। जून में सर। ये तो हाँ ना, जून में। ये तो सब आपको करने ही आते हैं, ये आपने शुरू से किए ही हैं। ये था बार ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, अ फैमिली विद मंथली इनकम, पेज नंबर 248 नेक्स्ट पे। विद मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर अंडर वेरियस हेड्स। मतलब एक फैमिली का खर्चा कितना कितना अलग अलग हेड्स पर आया। मतलब उन्होंने ये पर 1,000 रुपीज लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर के नीचे लिखा है ना पर 1,000। मतलब जो इन्होंने लिखा है ना ग्रोसरी में 4, दैट इज नॉट 4, दैट इज 4,000। यानी ग्रोसरी पे, राशन पे उनका 4,000 खर्चा आया, रेंट पे उनका 5,000 का खर्चा आया, चिल्ड्रन की एजुकेशन पर 5,000। इस टाइप से टेबल बनी हुई है, और इसी टेबल से नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाओ, ठीक है। इन्होंने ग्राफ, ये ग्राफ तो आपको बनाने आते ही है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पे जो गैप लो वो ऐसा होना चाहिए ताकि इजीली बन जाए। गैप हमेशा या तो 2-2 का लेना चाहिए, या 5 का लेना चाहिए, या 10 का लेना चाहिए। बड़े हो तो 20 का ले लो या 100 का ले लो। क्यों? क्योंकि बॉक्स के अंदर जो लाइनें होती है वो 10 लाइनें होती है। एक बॉक्स में कितनी लाइन होती है? 10। एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, एक लाइन 1 मिलीमीटर की होती है। तो अब अगर आप 3 का या 7 का ऐसा गैप ले लो तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है पॉइंटों में। अब 2 का लो, तो 2 का लो तो एक लाइन कितने के बराबर हो जाती है? 0.2 के बराबर हो जाती है। उसमें बनाना आसान होता है। 5 का लो तो 0.5 के बराबर हो जाए, 10 से डिवाइड कर दो। 10 का लो तो एक लाइन 1 के बराबर हो जाएगी। 20 का लोगे तो 2 के बराबर हो जाएगी, और 100 का लोगे तो 10 के बराबर हो जाएगी। 50 का भी ले सकते हो, 5 के बराबर हो जाती है एक लाइन। तो जितना का भी गैप लेते हो वाई एक्सिस पर, उसको 10 से डिवाइड कर देना। क्लियर? यस सर। ठीक है। ये कौन है कूल बॉय? तो नाम और नहीं लिखते हैं। Who is this? अमित। अमित। अमित है क्या? हाँ फोटो लगी। दोबारा ज्वाइन हुआ है क्या? अटेंडेंस बोलना। दिव्या? यस सर। जीवन है क्या? जीवन नहीं है। नहीं सर, नहीं है। कृष्णा? वो भी नहीं है। मर्जी है, सब आते हैं। अनूप? यस सर। मानव? यस सर। पार्थ? यस सर। प्राची? नहीं आई है ना। कोमल? सर मेरी लगा दी अटेंडेंस। अरे मैं उल्टी Yes, सीधी ले रहा sir. हूँ, लगा मैं बोल दूंगा अभी। कृतिका? Yes, कृतिका आई है क्या? sir. कुशल? कुशल? कुशल आवाज आ रही है? ये चालू करके भाग जाते हैं। सर वो रिप्लाई नहीं दे रहा। देखा भी होगा ही नहीं क्लास में। या तो रेहान? यस सर। तेजवीर? नहीं आया। तनुश्री? Present, sir. अमित? अमित तो खुद नहीं दे रहा। प्रियंका आई है? प्रतिष्ठा? प्रेजेंट सर। और कोई है क्या इसमें? चलिए, तो ये बार ग्राफ आपके कंप्लीट हो गया। अब अपने पढ़ते हैं दूसरे टाइप का ग्राफ, हिस्टोग्राम। ठीक है, सेकंड वाला है जो मैंने आपको लिखाया था, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है? सबसे पहले तो देखो ये किस टाइप का होता है मैं बताता हूँ। हिस्टोग्राम जो होता है ना वो इस टाइप का होता है। इसमें भी बनते तो बाहर ही है, लेकिन
इसमें गैप नहीं दिया जाता। मतलब जैसे यहाँ पर तो वही आएंगे, ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर तो वही नंबर आते हैं 5, 10, 15, ठीक है। ये इसमें एक बॉक्स छोड़ के इस टाइप से बनाए जाते हैं। पहला बॉक्स क्यों छोड़ा जाता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, इस टाइप से बनते हैं, इस टाइप से, समझ गए ये? यानी इसमें सब पास पास में होते हैं। अब ये क्यों बनाते हैं इस टाइप से? ये बनता है आपकी वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में। जैसे जो टेबल थी ना आपके 0 से 5, Yes, 5 से sir. 10 चलती है, जिसमें अपने ग्रुप लेते हैं, ऐसी टेबल भी बनाई थी आपने 14.2, ठीक है ना। और कोई कोई 0 से भी स्टार्ट नहीं होता। जैसे इसने एग्जांपल दिया, इसमें लिखा है हिस्टोग्राम के बारे में लिखा, दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ होता, तो ये भी बार ग्राफ की तरह ही है, बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि क्लास इंटरवल में वैसे बार नहीं बन सकते जो सिंपल टेबल में बनते हैं। फॉर इंस्टेंट कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम टेबल 14.6 रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब देखिए इसमें एक पेज नंबर 249 पे एग्जांपल से दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 30.5 से 35.5, 9 बच्चों का वेट है, इस टाइप से टेबल बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल है ये एक्स एक्सिस पे दिया जाता है। अब यहाँ पर एक तो ये मैंने बताया ना कि शुरू में एक बॉक्स छोड़ते हैं, ये क्यों छोड़ते हैं? इस पर यहाँ पर एक ऐसा निशान लगाते हैं, इस साइन को बोलते हैं किंक या ब्रेक, KINK, किंक। अब ये क्यों लगाया जाता है? देखो स्टार्ट हो रहा है 30.5 से, फिर ऐसे लिखेंगे 35.5, फिर मतलब हर बॉक्स पे लिखते हैं, फिर लिखते हैं उसके बाद 40.5, फिर 45.5, इस टाइप से चलता है। तो देखो 0 से लेकर 30.5 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, 30.5 का गैप है, और आगे आप देखो तो 5-5 का गैप है। तो इसमें इक्वल मतलब ये बताया जाता है कि इसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये एक्चुअल गैप नहीं है, यहाँ पर एक ब्रेक है। मतलब 0 से लेकर 30.5 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, उसको इस सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। समझे ना ये क्यों लगाया जाता है? बट अगर कोई चीज 0 से स्टार्ट हो रही हो, जैसे मान लो टेबल ऐसी हो 0 से 5, 5 से 10, इस टाइप के टेबल हो, तब अपने ये वाला सिंबल नहीं लगाएंगे। तो उसमें क्या है, सीधे ही बनाएंगे इस टाइप से टेबल में, जैसे 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, ये इस टाइप से बनेगा। समझ गया ना ये? तब इसमें किंक नहीं लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 0 से स्टार्ट हो रही है तो कोई किंक नहीं लगेगा, सीधा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 0 के अलावा कहीं और से स्टार्ट हो रही है तो ये वाला एक बॉक्स छोड़ के उसमें ये सिंबल पूरे एक बॉक्स में ही आता है, यूं समझ लेना, ठीक है ना। पूरे एक बॉक्स का होता है। और ये क्यों लगाया जाता है? ताकि ये उस गैप को बताए जो इसमें बहुत ज्यादा गैप है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, उसकी डेफिनेशन तो लिखो पहले। इसकी डेफिनेशन है हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ। देखो पेज नंबर 250 पे देखो, नीचे नीचे जो सेकंड है ना पैराग्राफ, दिखा आपको? Yes, sir. Since that there are no graphs in between consecutive rectangle, no gaps, the resultant graph appears like a solid figure. This is called a histograph, which is graphical representation of grouped frequency table with continuous classes. ये यहाँ तक लिखोगे आप, देयर आर नो गैप से लेकर कंटिन्यूस क्लासेस तक। मिल गई सबको? सर तो Yes, हमें ग्राफ sir. भी बनाने हैं क्या ये? नहीं ये नहीं बनाना है, सिर्फ डेफिनेशन लिख लो। ये तो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपके फिलअप MCQs वगैरह सब आते हैं ना, इसलिए। ग्राफ तो अपने एक्सरसाइज में करेंगे तो बनाएंगे ना उसमें। ये तो अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको तो समझ में आए। हमें डेफिनेशन करनी है क्या एक्सरसाइज? नहीं, डेफिनेशन आप HW कॉपी में करोगे, ठीक है। ग्राफ वाले ठीक है कॉपी सर। में सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने, ओके। ठीक है सर, ओके सर। Okay, sir. अब इसका मतलब समझो। देखो ये कह रहा है सिंस देयर आर नो गैप्स, इनके बीच में कोई गैप नहीं है ना,
कंजिक्यूटिव रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही है सारे, ये देख लो रेक्टेंगल कहलाते हैं, लगातार सब आपस में चिपके हुए हैं, कोई गैप नहीं है। तो इस प्रकार से ये पूरा फिगर एक सॉलिड फिगर कहलाता है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ा यूं समझ लो। तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, हिंदी में इसको आयत चित्र बोलते हैं, विच इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड, और ये बनता है किसके लिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसके अंदर क्लास विड्थ एक रोल प्ले करता है, ये भी दो टाइप के बताए थे मैंने आपको, यूनिफॉर्म क्लास विड्थ और वेरिंग क्लास विड्थ। यूनिफॉर्म क्लास विड्थ का मतलब है, देखो अभी आप देखो इनमें कितना गैप है, कितना कितना गैप है, 5-5 का गैप है, 5 है सर। ये वाला बना है इसमें भी 5-5 का गैप है, इस टाइप से बनाओगे तो अगर ये गैप सेम होता है ना तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म क्लास विड्थ। इसमें क्या है, हिस्टोग्राम में ये गैप सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया वो फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली जो आपने वाई एक्सिस की, प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, Yes, sir. एरिया प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका एरिया भी बढ़ेगा, यही मतलब हुआ कि अब जैसे मान लो ये तो फिक्स है, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, बताओ। L/B L सर। into B. एल इंटू बी, सब जानते हो ये। अब इसकी लेंथ ये वाली होती है, लेंथ वही होती है जो फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मान लो ये पहले वाला रेक्टेंगल देखे आपने, मान लो सपोज करो ये 10 तक है, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ। 50. 50, बिल्कुल सही, 50 समझ आया। 50 भाई लेंथ कितनी है, ये Yes, sir. 10 तक, और ये ब्रेड्थ कितनी है 5, तो 50 हो गया। अगले वाले का एरिया कितना होगा, ये 15 तक है मान लो, 75। बिल्कुल सही है 75। तो इसका एरिया तो आया 50, इसका आया 75, और ये मान लो 5 तक है, तो इसका एरिया कितना होगा। 25. तो देखिए 50 था, 75 था, 25 था, तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे एरिया भी बढ़ रहा है, और जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है वैसे एरिया भी कम हो रहा है ना। ये पहले 10 थी तो 50 से आया, और बढ़ गई तो और ज्यादा बड़ा एरिया है, कम होगी तो कम आ गया। तो यही मतलब होता है एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये तो तब होगा जब नीचे वाले क्लास विड्थ क्या हो, सेम हो। अब नीचे वाले अगर क्लास विड्थ छोटे बड़े हो जाए तब ये वाली चीज नहीं रह पाती है। इसके लिए मैं आपको अगला एग्जांपल बताता हूं, देखो आप पेज नंबर 251 पे देखो। A teacher wanted to analyze the performance of 2 sections of student in mathematics test of 100 marks. एक क्लास के 2 सेक्शन है, उन्होंने 100 मार्क्स का एक टेस्ट लिया और उन्होंने उसके बाद उसको ग्रुप में बांट दिया। तो 0 से 20 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट थे। पेज नंबर 251 पे देखना है ना, एग्जांपल नंबर 7 बता रहा हूँ। फिर 20 से 30 वाले 10 स्टूडेंट थे, 30 से 40 वाले 10 थे, इस टाइप से लास्ट में से मिलकर 70 और उसके ऊपर वाले 8 स्टूडेंट थे। तो अब आप इस टेबल में ध्यान से देखो, इस टेबल के अंदर गैप सेम है क्या, बताओ। नहीं है, कुछ जगह नहीं है सेम सर। है, कुछ जगह सेम है, पर कुछ जगह सेम नहीं। जैसे शुरू वाले में 20 का गैप है, फिर आगे 10 का चल रहा है, और लास्ट में 70 है ना, वो का मतलब 70 से लेकर 100 तक हो गया, उसमें हो गया 30 का गैप। अब इसका जो ग्राफ बनाया हुआ है, नीचे ही ग्राफ बनाया हुआ है, देखो इसी पेज पे देखो, नीचे ग्राफ बनाया हुआ दिख रहा है आपको। अब क्लास विड्थ सेम नहीं है, पहले 0 से 20 है, 0 से 20 वाले 7 बच्चे हैं, तो इसका एरिया कितना हुआ बताओ। अच्छा ये छोड़ो, 140. हाँ 140 140, चलिए ये छोड़िए। 60 से 70 जो दिखा हुआ ना, 60 से 70, 60 to 70 वाला, Yes, sir. इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। 15 सर। 50 है ना। इसका एरिया कितना होगा,
150. 10 से इंटू हाँ 10 से इंटू 150, हाँ 150 होगा, राइट, 150 होगा। बट अब आप देखो 70 से 100 वाला देखो, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है सर। 8 है। इसका एरिया कितना होगा? 240. 240 240। सर। अभी मैंने क्या कहा था, जो एरिया जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। यानी प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो एरिया भी बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी छोटी होगी तो एरिया भी छोटा होगा। अब बताओ, यहाँ फ्रीक्वेंसी 15 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 8 है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, और यहाँ हाँ कम है। सर। तो यहाँ ज्यादा है तो यहाँ एरिया इससे ज्यादा आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। तो 15 का जो फ्रीक्वेंसी का एरिया 150 ही आ रहा है, 150 आ रहा है, जबकि 8 फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका ज्यादा आ गया 240। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये एरिया जो है, हिस्टोग्राम में ये नियम होता है कि एरिया डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो एरिया भी बड़ा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एरिया भी कम। ये फ्रीक्वेंसी इससे तो कम है, 8 तो 15 से कम है, तो कम है तो एरिया 150 से छोटा आना चाहिए ना। 240 कहाँ से आ गया? 150 से छोटा मतलब कुछ भी आ सकता है, चाहे 140 आए भले, लेकिन ये तो गलत हो गया। अब ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो अब इसको यूनिफॉर्म करने के लिए क्या करें? क्योंकि अगर आपने ऐसे सीधा ही ग्राफ बना दिया तो ये ग्राफ बिल्कुल गलत कहलाएगा, इसमें 0 नंबर होंगे। अब दिखने में तो सर ग्राफ तो सारा 20-20 का गैप ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, गैप अपने चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल तो क्वेश्चन में बनी हुई आएगी, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। हमें जो काम करना है वो करना है फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब क्या काम करना है, इसके लिए आप नेक्स्ट पेज पलटो 252 पर। इसी की एक रिवाइज टेबल जिसको कहते हैं वो नीचे बनी हुई है, उसका एक फॉर्मूला भी है, वो आप ध्यान रखना। ये काम तभी करना है जब गैप सेम नहीं हो। अगर गैप सेम हो तब कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ बना दो। लेकिन अगर गैप सेम नहीं हो तब ये इसको गैप सेम, या सेम तो नहीं कर सकते गैप को, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो लागू हो, इसके लिए आप टेबल के अंदर क्या चेंज करोगे। इसमें देखो इसमें मार्क्स लिखे हुए हैं, मैं 2-4 लिख के बता देता हूँ। मार्क्स वही के वही है, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है क्वेश्चन में वही है। फिर यहाँ इसमें लिखिए विड्थ वही जो इनका क्लास साइज होता है। उसके बाद जो लिखा है, एक सेकेंड, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, विड्थ। अब ये जो इसमें लिखा है ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, जो लेंथ है उसको एडजस्ट किया है इन्होंने, यानी इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर एडजस्ट किया है। कैसे किया है, क्या फॉर्मूला है वो बताता हूँ। देखो जैसे पहला क्या था, 0 से 20 था, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 7 भी दी हुई है। फिर 20 से 30 कितना दिया हुआ है? 10। ये तो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। 30 से 40 कितना दिया हुआ है? 10। 40 से 50? 20 50 से 60? 20 20। और 60 से 70? 15 15। लास्ट 70 एंड अबव का है तो वो 70 से 100 तक ही होगा, क्योंकि 100 मार्क्स का 8 टेस्ट है। ठीक है ना, ये 70 से 100 क्यों लिखा, समझ गया ना? ये 70 से 100 इसलिए 70 एंड अबव का मतलब अबव तो ज्यादा से ज्यादा 100 तक ही जा सकता है। जब पेपर ही 100 नंबर का है तो 100 से ज्यादा तो किसके आएंगे। अब आपको यहाँ पर लिखनी है विड्थ का क्या मतलब है, जो इनका गैप है। मैंने कल तुमने पूछा भी था, है ना दिव्या ने, कि विड्थ क्या होता है। तो जो इनका गैप है, जैसे इसमें कितना गैप है? 20 का। ये गैप समझ रहे हो ना? इसमें कितना है? यस सर 10, 10 10, 10, 10, 10 30। 30 लास्ट में 30 का है। यहाँ तक समझ आया? यस अब सर कैसे अपने रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को एडजस्ट करते हैं वो समझो आप। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसमें सबसे कम गैप कौन सा वो ढूंढ रहे हैं। सबसे कम गैप 10 10 है, सबसे कम 10 ही है, कोई तो होगा ही सबसे कम, है ना। Yes, sir. अब आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को इसको एडजस्ट करने के लिए फॉर्मूला ये है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको तो आपको ऊपर लिखना है, ठीक है।
अपॉन में इसका खुद का जो गैप है यानी ये 20 ये नीचे लिखना है और इनटू में जो सबसे इसकी लीस्ट है, लीस्ट आपने 10 बताई, वो करना है। 10 ध्यान रखना ऊपर इसकी आएगी फ्रीक्वेंसी, नीचे आएगा विड्थ, इनटू में लीस्ट फ्रीक्वेंसी। ये याद रह जाएगा फॉर्मूला, यस Yes, फ्रीक्वेंसी Yes, sir. विड्थ इनटू लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व किया 0 कट गया तो ये आ गया 3.5। ऐसे सबको सॉल्व करना है। अब इधर कितनी है देखो 10 फ्रीक्वेंसी, ये ऊपर आएगी 10 नीचे इसका 10 और इनटू में भी 10, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 10 की 10 आएगी। ये वाले अब जो 10 वाला है ना वो तो वैसे के वैसे ही आने हैं, क्योंकि ये भी यही है, तो 10 आएगा। अब ये कितना आ जाएगा, ये भी यही आना है, 20 ये भी यही आना है, जो लिस्ट वाले लिए वो तो वही आना है, ये भी 20 आ जाएगा, हाँ ये 15 आ ये जाएगा। 15 ही आ जाएगा। ये 50 और लास्ट वाला कितना आएगा, देखो 8 2.67. 2.67 हाँ, अब इसमें 2.67 आएगा। कैसा है तो समझ जाओगे ना आप, तुम बुक से देख के Yes, 8 को sir. 3 से डिवाइड करेंगे ना 2.67 आ गया। 2.67 अब क्या क्यों करा ये सब करने के बाद इन्होंने देखो नेक्स्ट पेज पर एक ग्राफ बनाया दिख रहा है आपको, पेज नंबर 253 पर दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये चीज समझ आई कि नहीं हुई, क्योंकि आगे ये सर। आगे Yes, है ना sir. Yes, ऊपर आगे. लिखनी है फ्रीक्वेंसी, नीचे विड्थ इनटू में जो लिस्ट। अब देखो ग्राफ बनाया, अब उसमें मुझे आप बताओ 60 से 70 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 15 है 60 की सर। वही 15 ही है, और गैप 15 इसका तो वही रहा, एरिया 150 हो गया, इसका तो वो का वही है। अब 70 से 100 इसका गैप 30 ही है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी 2.67, 2.67 ये वाली लास्ट वाली। हाँ अब 2.67 को 30 से मल्टीप्लाई करके एरिया निकालो, कितना आ जाएगा भाई, एरिया जो आएगा देखो 60 से 70 वाले का एरिया तो वही आ रहा है 150, इसका तो एरिया कितने आ रहा है 150, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 15। 864 सर आ रहा हाँ, है। 70 से 80 का एरिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 30 इंटू 2.67, यही तो करेंगे फ्रीक्वेंसी। हाँ 2.67 86.4 आ रहा है सर। पॉइंट हटाओ, 100 आ गया, 1060 कट गया, 3 7 जा 21, 2 ऊपर गया, 3 6 जा 18 और 220, 2 ऊपर गया, 80.1 आ रहा है मेरे तो, 80 है ना। हाँ उस अब मैंने चलो। जीरो को मैंने वो अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये कितना आया 80.1। अब बताओ ये वाला इससे कम है कि नहीं है, है 80.1 150 से कम आया ना, जब Yes, sir. फ्रीक्वेंसी कम हुई तो एरिया भी कम हो गया, कम हुआ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एरिया भी ज्यादा हो गया, यानी वो वाली Wow. प्रॉपर्टी लगी, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको। तो ये काम कब Yes, करना है, sir. जब क्लास विड्थ सेम नहीं हो तो पहले ये वाली टेबल बनानी है, उसके बाद उस टेबल से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आज हमने 2 ही सीखे, कल मैं आपको तीसरा वाला ग्राफ दिखा के फिर अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसके ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करना, जो एग्जांपल दिए मैं उस टाइप से। कल मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बताऊंगा। ओके यस सर। Okay, sir. ओके, Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय Bye. Bye, sir. बाय। Bye.